नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगाओ इसके ऊपर। टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर में फ्लो होता है और उस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होती है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक वायर दिखा रखा है, इस वायर की जो लेंथ है वो मान लेते हैं L, और इसके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है जिसका वोल्टेज है V। तो एक वायर है जिसकी लेंथ L है, उसके अक्रॉस हमने V वोल्ट की कोई बैटरी कनेक्ट की हुई है, वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। ठीक है, ये जो वोल्टेज सोर्स है ये इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा, जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि उस पर जो फोर्स लगता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। अब मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे होंगे, ये एवरेज वेलोसिटी वीडी से मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी वीडी से ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा जी, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे तो इससे एक करंट भी प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा। उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड और नेगेटिव टर्मिनल से इनवर्ड, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कंसिडर की जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है आई, ये इस वायर के अंदर फ्लो हो रहा होगा, और आपको इसी करंट आई और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है वीडी, इनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है। टारगेट समझ में आ गया सबको? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो कंडक्टर है जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उससे कितना उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होगा जो कि मूव कर रहा होगा। भाई मान लो इसमें 50 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा वो हम काउंट करेंगे। अगर इसके अंदर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो काउंट होगा, उसके अकॉर्डिंग करंट बनेगा। तो यहाँ पे क्योंकि करंट की जो बेसिक डेफिनेशन होती है ना वो ये होती है कि द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T। जैसे मान लो इसके अंदर वायर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वायर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में T टाइम लग जाता है, और जो टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके अंदर मूव कर रहे होंगे उन पे चार्ज है Q। तो Q/T ही क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट जो इस वायर के अंदर फ्लो होगा। तो मैं I की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए मुझे Q चाहिएगा। अब Q कहाँ से आएगा? तो मुझे उसके लिए ये पता करना पड़ेगा कि इस कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि अगर नंबर पता चल जाएगा तो हम उन पे चार्ज भी बता सकते हैं। तो भाई कंडक्टर तो कोई भी हो सकता है, कॉपर का वायर हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है। तो उन सब में अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अलग अलग क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे सिल्वर को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयरन उतना अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि आयरन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, उसमें कम इजीली करंट फ्लो होगा। ज्यादा करंट किसमें फ्लो होगा? सिल्वर के अंदर। तो जो चांदी होती है सिल्वर होता है, इसीलिए उसको हम अच्छा कंडक्टर मानते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करके इजीली करंट को फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो भी कंडक्टर हमने यूज किया है, अब ये तो हमको बताया नहीं कि कौन सा कंडक्टर है, इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो हम एक काम करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो भी कंडक्टर है इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n के बराबर है। n एक नंबर में एज्यूम कर रहा हूं, और n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर इस कंडक्टर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। सिल्वर के अंदर जैसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो n की वैल्यू ज्यादा होगी, आयरन के लिए n की वैल्यू कम होगी क्योंकि उसके अंदर कम फ्री इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया क्या? तो ये जो भी आप कंडक्टर यूज कर रहे हो, इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उस नंबर को हम n मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो अलग अलग कंडक्टर्स के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, अब ये डेटा हमको ऑलरेडी पता रहेगा क्योंकि हम चेक कर लेते हैं कि सिल्वर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयरन में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, कॉपर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम। ये नंबर आपको पता होगा ऑलरेडी। तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि इस कंडक्टर के लिए n की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है।
कि इसके अंदर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम घूम रहे हैं। मान लो इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और इसकी लेंथ कितनी है L, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द वायर कितना होगा बोलो? जैसे ये सिलेंड्रिकल वायर हमने दिखा रखा है यहाँ पे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह एल है यहाँ पे और पाई आर स्क्वायर की जगह ए मान रखा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए इंटू एल। आया समझ में? सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो बराबर होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम अपने पास आ गया। यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ये क्या बताता है? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं, जैसे स्मॉल एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ये V क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर है, इसको मैं V नोट लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये V क्या है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई कर रखा है, और ये V नोट मैंने क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, जितने भी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको इसके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो इस कंडक्टर के अंदर 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इस वायर का वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे? तो 1000 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो ये 100 आएगा नंबर, तो n की वैल्यू हो गई 100, मतलब इसमें 100 फ्री इलेक्ट्रॉन है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर। आया समझ में? अच्छा जी, तो हमारा टारगेट ये था कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना घूम रहा है उसको फाइंड करना। तो उसके लिए हम टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए आपके पास ये नंबर पहले से है कि इस वायर के अंदर n फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मूव कर रहे हैं इधर उधर। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इस कंडक्टर के अंदर आपको फाइंड करने हैं तो उसके लिए जैसे ये वाला फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग बताओ, n अगर मुझे फाइंड करना है कैपिटल N, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कंडक्टर के वॉल्यूम से n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे n मिल जाएगा कि इस कंडक्टर के अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए इसके टोटल वॉल्यूम से, n को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए कंडक्टर के वॉल्यूम से, a इंटू एल से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये स्टेप समझ में आई क्या? इससे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो आपको पता ही है कितना होता है, -e मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, शॉर्ट में उसको E लिखते हैं, स्मॉल e। तो टोटल चार्ज कितना है इस कंडक्टर के अंदर जो मूव कर रहा होगा? बोलो, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने? इतने जो इसके अंदर मूव कर रहे हैं, और उन पे चार्ज क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -e, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा? तो -e से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस तो आगे लगा दिया, NaL इंटू E। ये आएगा टोटल चार्ज ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग इन दिस कंडक्टर। आया समझ में इतना? अब ये फॉर्मूला यूज कर लो तो इससे करंट आ जाएगा I इक्वल टू Q/T, यानी Q की वैल्यू है -NaLe डिवाइडेड बाई T। एक चीज सोच के बताओ, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी को हमने क्या बोला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस जो पार्टिकल कवर करता है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जब इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो टोटल डिस्टेंस उनको कितनी कवर करनी पड़ेगी? लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बराबर। यहां पे आप ये मत समझना कि इतनी इतनी लेंथ दिखा रखी है L, तो ये पूरी जो लेंथ है ना यहां से यहां तक की, इसको हम L मानते हैं। ये तो इतना सा पोर्शन हाईलाइट करके आपको दिखाया, जूम करके दिखाया, ऐसा मान लो। बाकी यहां से यहां तक की टोटल लेंथ L मानी जाएगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को कवर करनी पड़ेगी वो कितनी? L के बराबर। टोटल टाइम जो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को जाने में लगता है वो क्या है? T के बराबर। तो ये जो L अपॉन T है ये क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि ये तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे करंट का फॉर्मूला क्या बन गया? I इक्वल टू -NEA, और L अपॉन T को मैं क्या लिख दूं? VD लिख देता हूं। बोलो आया क्या समझ में? तो यही है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे VD किसकी जगह लिखा है हमने? L अपॉन T की जगह लिखा है।
आया समझ में? यहाँ पे ये जो माइनस का सिंबल आ रहा है ना, ये क्या बताएगा? देखो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आ गया फॉर्मूले के अंदर, तो नेगेटिव सिंबल अगर कहीं पे आता है किसी फॉर्मूले में तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा। यहाँ पे भी कुछ मीनिंग निकल रहा है। मीनिंग ये निकल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो जिस भी डायरेक्शन में है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी। आई की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी? वीडी के अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया? तो जिस डायरेक्शन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उनकी एवरेज वेलोसिटी होगी, हमेशा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको कंसिडर करना है। ठीक है जी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखेंगे इसको। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का ये जो डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में।